नक्सलवाद खात्मे की कगार पर है नक्सलवाद और 2026 तक इसको खात्मा करने का एक टारगेट तय किया गया है। इस विषय पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एनके मिश्रा जी पूर्व डीजी पुलिस है, इसके अलावा विनय कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत है। एनके मिश्रा जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं, समझना चाहता हूं इस बात को लेकर कि किस तरीके से आज का जो 27 नक्सलियों का अभी तक का आंकड़ा है, ये अपने आप में एक और सुरक्षा बलों की सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि नक्सलियों के और नक्सलवाद के खत्म होने की जो इबारत लिखी जा रही है उसमें एक बड़ा अध्याय है। देखिए, सबसे पहले जो ये आज का ऑपरेशन हुआ है इसको मैं निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक ऑपरेशन कहूंगा। और इस ऑपरेशन को यदि हम समझने की कोशिश करें तो मैं मानूंगा इसको कि ये जो सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, इसकी जो नक्सल मुक्त भारत का एक दृढ़ संकल्प है, एक रणनीति है, उसका एक परिणाम है। और इस ऑपरेशन के लिए मैं उन तमाम जाबाजों को, चाहे वो राज्य का पुलिस हो या केंद्र की पुलिस हो, उसको मैं सलाम करता हूं। और ये उसका परिणाम है उनके प्रोफेशनलिज्म, उनके उत्साह, उनके वैलर, इंटेलिजेंस इनपुट का सपोर्ट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है इसमें, जो मैं मानता हूं इस ऑपरेशन की सफलता में, वो है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस फोर्सेस, चाहे छत्तीसगढ़ की पुलिस हो, उड़ीसा की पुलिस हो या केंद्रीय बल हो, केंद्रीय रिजर्व बल हो। तो इन तमाम चीजों को मिला के आज का ये ऑपरेशन, जिसको मैं ऐतिहासिक मानता हूं, एक ये सफलीभूत हुआ है। और ये निश्चित रूप से नक्सलवाद के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है उस पर एक करारा प्रहार है। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो एक सेंट्रल कमेटी मेंबर मारे गए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि लीडरशिप को डैमेज करना या लीडरशिप को कमजोर करना एक बहुत बड़ा प्रभावकारी होता है लॉन्ग टर्म में। लीडर एक दिन में नहीं बनता है, इसको बनने में उन्हें काफी वक्त लगते हैं। और एक सेंट्रल कमेटी मेंबर और निश्चित रूप से उसके साथ कई एक सीनियर कमांडर्स भी होंगे जो मारे गए होंगे, तो ये अपने आप में इस उपलब्धि को और बढ़ा देता है। बिल्कुल। विनय जी हमारे साथ में मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार। विनय जी, अगर बात छत्तीसगढ़ की हो, आंध्रा की हो, तेलंगाना की, महाराष्ट्र की, झारखंड की, ये तमाम वो राज्य थे जहां पे नक्सल प्रभावित बड़ी संख्या में इलाके हुआ करते थे। अब ये लगभग कई राज्य तो एक नक्सल मुक्त हो ही गए हैं और बहुत सीमित जगह तक नक्सल बचा हुआ। आपको लगता है कि बीता एक दशक नक्सलवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ा प्रभावी रहा है और शायद इसमें जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो सीधे तौर पर दिखाई पड़ती है? विनय जी देखिए, आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि जिंदा व्यक्ति और जिंदा समाज के सामने समस्याएं हमेशा रहेगी। समस्याओं का होना ही व्यक्ति और समाज के जिंदा होने की निशानी है, लेकिन समस्याओं का हल खोजा जाना ही सही माने में पुरुषार्थ है। और नरेंद्र मोदी ने इस पुरुषार्थ को करके दिखाया है, अमित शाह ने इस पुरुषार्थ को करके दिखाया है और पिछली सरकार में राजनाथ सिंह जी ने इस पुरुषार्थ को करके दिखाया है। ये सरकारें जब बनी 14 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार, तो इसने नक्सलवाद को टारगेट किया कि इसको समाप्त करना है। उसके पहले बड़ी भयावह स्थिति देश में थी। नक्सलवाद होता क्यों है? आर्थिक असमानता के कारण, सामाजिक भेदभाव के कारण और राजनीतिक पिछड़ापन के कारण। आज क्या है कि आज नक्सल प्रभावित जो इलाके हैं, उन इलाकों में विकास की किरणें पहुंच रही हैं, सड़कें पहुंच रही हैं। जो वहां रहने वाले गरीब हैं उनकी गरीबी दूर है, उनको केंद्र सरकार की योजना, राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो इसके कारण नक्सलवाद के प्रति जो अट्रैक्शन था वो भी लोगों में समाप्त होता चला जा रहा है। तो इसके कारण नक्सली गतिविधि भी सिकुड़ कर रह गई है। जहां पहले ज्यादातर जिलों में, खास करके जिन राज्यों की आप चर्चा कर रहे हैं, झारखंड की, बिहार की, उड़ीसा की, महाराष्ट्र की, छत्तीसगढ़ की और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन राज्यों में नक्सलवाद काफी पनपा था। बिल्कुल जी, अब उसमें काफी एक लगाम एक तरीके से लगी। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। इनके मिश्रा जी, सवाल यह भी है कि मौजूदा केंद्र सरकार सीधे तौर पर तारीख दे रही है 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का खात्मा कर दिया जाएगा और अभी 2025 जनवरी में हम बात कर रहे हैं। एक सवा साल का वक्त है। आपको लगता है कि इतनी बड़ी दशकों पुरानी समस्या को लेकर एक तारीख के साथ में काम करना, टारगेटेड तरीके से काम करना, यह भी दिखाता है सरकार कितनी महत्वपूर्ण तरीके से जमीन पे इसको अंजाम देने में लगी हुई है? मिश्रा जी देखिए, ये जो प्रश्न आपने किया है बहुत ही महत्वपूर्ण इस मायने में रखता है कि जो सरकार की इच्छा शक्ति है
और जो क्लैरिटी है पॉलिसी में और उसका जो ग्राउंड पर क्रियान्वयन है, समन्वय, जो ऑपरेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, वो कितना प्रभावशाली और कितना फोर्सफुल है, ये इस चीज को दिखाता है। और यदि जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आपके एक जर्नलिस्ट ने बताया कि छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो नंबर ऑफ नक्सल्स किल्ड, नंबर ऑफ नक्सल्स सरेंडर्ड या नंबर ऑफ नक्सल्स अरेस्टेड या सिविलियन के या सिक्योरिटी फोर्सेस के जो किलिंग में नक्सल के द्वारा कमी आई है, ये बहुत ही तेजी से हो रहा है। तो जब इस तेजी से हमें सफलता मिल रही है तो निश्चित रूप से हमारा हौसला जो है वो बिल्कुल तेजी से आगे बढ़ता जाएगा। और जो हमारी तैयारियां हैं, चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस को प्रोफेशनलाइज करने की तैयारी, सिक्योरिटी कैंप्स बनाने की तैयारी, डेवलपमेंट की तैयारी, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कम्युनिकेशन हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सारे चीजों को मिला के यदि आप देखेंगे तो हम निश्चित रूप तौर से सफलता की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। विनय जी, आपको लगता है कि जहां पे नक्सलवाद के साथ में करारा प्रहार तो किया ही जा रहा है, लेकिन जो लोग आत्मसमर्पण करके मुख्यधारा में वापस आना चाहते हैं और उस इलाके में विकास की योजनाओं को लेकर, तो डबल पॉलिसी पे एक साथ काम करना, जहां सख्ती दिखानी है सख्ती भी, जहां पे विकास को आगे बढ़ाना है और मानवीय आधार पे आगे बढ़ना है, वो भी दिखाई पड़ रहा है इस पॉलिसी में। विनय जी। देखिए, वेलफेयर स्टेट होने के कारण प्रत्येक नागरिक को उसका अधिकार देना केंद्र सरकार या राज्य सरकार का काम है। और राज्य सरकार या केंद्र सरकार चाहती है, खास करके नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भाई सारे लोग मुख्य धारा में जुड़े। नक्सल क्यों बनेंगे? अगर उनको सारी सुविधा सरकार उपलब्ध कराएगी, उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएगी। हम तो पहले कह रहे थे कि आर्थिक असमानता के कारण नक्सली बनते हैं, सामाजिक भेदभाव के कारण नक्सली, अब वो चीजें दूर हो रही है। पिछली जो बहुत आजादी के बाद कुछ सरकारें उस पर ध्यान नहीं दी, जिसके कारण ये फैला। और अब क्या है कि अब कंसोलिडेटेड वे में काम किया जा रहा है, एक तरह से समन्वय बना के काम किया जा रहा है। जहां नक्सलियों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है, वहीं नक्सलियों के साथ अगर जो नहीं मुख्य धारा में, उनके साथ मुठभेड़ की घटनाएं हो रही है, पुलिस उनको मार रही है। अब अगर पिछला साल 24 का अगर छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए तो जी विनय जी, अपनी बात पूरी करें आप। जी विनय जी बताइए। 2024 में 287 नक्सली मारे गए। उसके पहले अगर 23 में देखिएगा तो 20 नक्सली मारे गए थे। तो किस तरह से काम सरकार, जब डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी, तो किस तरह से काम कर रही है, तो इसका भी प्रभाव, क्योंकि विकास योजना जब गांव तक पहुंचता है तो जो लोग गलत दिशा में जाते हैं, जिन बच्चों को गलत दिशा में ले जाया जाता है, उनको सही रास्ते पर आते हैं, क्योंकि उनके तक विकास पहुंच रहा है, उनके पास केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंच रही है। और केंद्र सरकार इन क्षेत्रों में, पिछड़े क्षेत्रों में विशेष फोकस कर रही है। बिल्कुल। जी, फोकस के कारण जी अब वो क्षेत्र काफी डेवलप हो गए। अब आप जो क्षेत्र अगर आप देखेंगे, उन क्षेत्रों में पहुंचना मुश्किल था, आज वहां अच्छी सड़कें बन गई है, आज वहां बिजली पहुंच गई है, आज देश के हर कोने में बिजली है, हर जगह बिजली रहती है। तो ये सब, और जो विकास के साथ साथ बुनियादी सुविधा है, स्कूल है, कॉलेज है, बिल्कुल, वो विकास भी उन इलाकों तक पहुंच रहा है जिससे वो हमेशा लंबे दशकों से मरहूम रहे हैं। एनके मिश्रा जी, एनके मिश्रा जी, सवाल ये भी है कि नक्सलवाद का एक पूरा सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था, उसकी फंडिंग को लेकर एक पूरा सिस्टम हुआ करता था, उस पर भी बड़ा सख्ती के साथ नकेल करी गई। शायद यही है अपने आप में कि जब सपोर्ट सिस्टम खत्म होता है तो इसी प्रकार से स्थिति दिखाई पड़ती है, जहां पर यह नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर दिखाई पड़ रहा है। मिश्रा जी। बिल्कुल सही आपने फरमाया है कि नक्सलवाद का सपोर्ट सिस्टम जो था अपने आप में एक उनका बड़ा ही सुनियोजित था। चाहे वो आर्थिक सपोर्ट हो, चाहे वो प्रोपेगेंडा मैकेनिज्म हो, चाहे वो जिसको हम छद्म नक्सलवाद कहते हैं या अर्बन नक्सलिज्म कहते हैं वो हो, तो सब में एक जो है सोची समझी नीति के तहत इसको आगे बढ़ाया जा रहा था। और सब चीजों पर धीरे धीरे नकेल कसा गया है, चाहे उनका फाइनेंसिंग हो, चाहे उनका जो सपोर्ट सिस्टम हो, जो आप सूडो ऑर्गेनाइजेशन बना के करते हैं, उस पर नकेल कसा गया है। और कुछ मायने में जो इस पर जो प्रभावी कानूनी प्रक्रिया है उसमें भी काफी तेजी आई है, जिसका वजह है कि उनको काफी बड़ा झटका लगा है। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो कानूनी प्रक्रिया है, ये इस चीज का लाभ पहले उठाते थे जी। एक राज्य
लोग दूसरे राज्य में चले जाते थे, एक नक्सली दूसरे राज्य में चला गया, अब उनको जो है एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य का जो नक्सली है उसको कोऑर्डिनेशन उस समय इतना ज्यादा नहीं हुआ करता था जी। लेकिन जब राज्य के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़ गया, बिल्कुल तो कोऑर्डिनेशन बेहतर हुआ। ये आप बहुत सही बात कह रहे हैं विनय जी। समय थोड़ा सा सीमा है, संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा कि भले ही राज्यों में कोई दूसरी पार्टियों की सरकार रही हो, लेकिन सुरक्षा के मसले पे, नक्सलवाद के मसले पर कम से कम केंद्र सरकार ने राज्यों से तालमेल बैठाया है और शायद तभी ये बेहतर नतीजे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी अपने आप एक प्रशंसनीय है कि तालमेल बहुत बेहतर है, कोऑर्डिनेशन बेहतर है केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों के बीच भी, सुरक्षा बलों के बीच भी। निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन के बिना ये काम हो नहीं सकता था। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ जो विकास हुआ है उसके कारण आज नक्सली समाप्त हो रहे हैं जी, और उनकी गतिविधि कम हो रहा है। अब नए लड़के आ नहीं रहे, नक्सली बनने। नक्सली कौन है? वो भी तो भारत के नागरिक है, लेकिन वो समाज के दूसरे तबके के लोग, वो मुख्य धारा से कट जाते थे और हथियार के बल पर चाहते थे। आज क्या है कि लोगों के मन में ये बात हो गया कि हमारी सरकार है, हमको सारी सुविधा मिल रही है, हमको देखने वाली हमारी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार है। तो ये भावना लोगों में, और चूंकि पंचायती स्तर पर जो चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत थे, उसके कारण भी अब उनके पास अधिकार चला गया। बिल्कुल अधिकार भी गया और सर विकास भी जो पहुंचा है उससे भी लोगों को लगा कि उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आ सकता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, फिलहाल वक्त इतनी अनुमति दे रहा है हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस विषय पे विस्तार से